हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में और स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे। ये आज का जो टॉपिक आपका पोलराइजेशन का रहेगा, दैट विल बी द आवर लास्ट वन इन द सीरीज़। तो अब ये देखिएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है। अब तक जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास निकोल क्रिस्टल है, निकोल क्रिस्टल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं हाफ वेव प्लेट की तरह या क्वार्टर वेव प्लेट की तरह, तो वो करेगा क्या, आपकी जो पोलराइज लाइट है, यहाँ से हमने पोलराइज लाइट ही डाली है, ये ध्यान रखिएगा। इस पोलराइज लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फिर से ओरिएंटेशन दे देगा। यानी कि पहले से ही आपकी पोलराइज लाइट थी, उस पोलराइज लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में थोड़ा सा चेंज या एंगल ऑफ पोलराइजेशन के अंदर वो थोड़ा सा चेंज ले आएगा। कितना चेंज लेकर आएगा वो इस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही जो आपका जो प्रोसेस है या जो आपके निकोल क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी है कि ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन को चेंज कर देता है, या जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एंगल ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। तो इसमें आप कुछ क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये भी हो सकता है कि आपने कोई सॉल्यूशंस लिए हैं, जैसे कि पानी के अंदर अगर आप चीनी मिला दें, यानी कि वाटर के अंदर अगर आप शुगर को डिज़ोल्व कर देते हैं, तो वो भी एक ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल की तरह काम करता है। तो आप क्रिस्टल लेंगे, सॉलिड्स ले रहे हैं या फिर आप सॉल्यूशंस ले रहे हैं, तो जब भी आप यहाँ से नेचुरल लाइट को या फिर पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, तो जो रोटेशन है आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, वो चेंज हो जाएगा। और ये डायरेक्शन जो है प्रोपगेशन की, ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को जब आप डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ द प्रोसेस और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच द light it passes through the given material or given solution, the plane of polarization changes। कुछ पोलराइजेशन का जो प्लेन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड और सॉल्यूशन के अंदर भी हमें जो है ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये एक्टिविटी लिक्विड सॉल्यूशन में उनकी जो मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री है या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, इस बात पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमने ये तो देख ही लिया पिछले इतने सारे लेक्चर्स के अंदर कि आपके पास क्रिस्टल्स तो बहुत सारे हैं कि जो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कई बार कुछ मटेरियल्स जो है नेचुरल स्टेट के अंदर या न्यूट्रल स्टेट के अंदर ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जब उनके ऊपर वोल्टेज अप्लाई की जाती है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो वो जो है डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना इंड्यूस हो जाता है उन क्रिस्टल्स के अंदर, अगर आप बाहर से ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके ऊपर अप्लाई करते। तो कई बार इंड्यूस्ड मिलती हैं आपको ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल्स, और कई बार वो न्यूट्रल स्टेट में भी उनके अंदर ये प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है। तो आप जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर अगर आपके पास इंड्यूस्ड फिनोमिना से ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही है, तो वहाँ पे आप एंगल ऑफ पोलराइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वोल्टेज। तो ये जो आपके इंड्यूस्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो फिनोमिना हमें मिल रहे हैं, वो उनका यूज़ जो है हम डिफ्लेक्टर्स के अंदर कर सकते हैं, यानी कि लाइट को मुझे एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट करवाना है, वहाँ पे कर सकते हैं, या क्यू स्विचेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन रहा। अब आ जाइए ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या चीज़ है। तो ऑप्टिकल रोटेशन को आप जो है एक छोटे से एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से समझ सकते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए हम किस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ले ली है अनपोलराइज लाइट। तो न्यूट्रल लाइट आप जानते हैं कि वो आपके पास कौन सी लाइट हो गई है, आपकी अनपोलराइज लाइट हो गई है। इस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट के अंदर चेंज करने के लिए अब आपको याद भी हो गया होगा क्या लगाना पड़ता है, पोलराइज़र लगाना पड़ता है। पोलराइज़र क्या करता है, अगर आपने इंटेंसिटी आई नॉट दी है, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको आई नॉट बाय 2 इंटेंसिटी यानी कि हाफ इंटेंसिटी के जो है रेडिएशंस मिल जाएंगे, रेज आपको मिल जाएंगी, और ये एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी।
नेक डाई को ये भी समझ में नहीं आता, ये भी समझ में नहीं आता। नेक डाई को तो यहाँ पे भी लाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है, तो पता कैसे चलेगा कि लाइट पोलराइज हो चुकी है? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप एनालाइज़र का यूज़ करते हैं। और एनालाइज़र का अगर आपने जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो हमने ये मान लिया कि ये तो पोलराइज़र की ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो इसके पैरेलल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी वो बाहर निकल गई। ये कंसिडर कर लिया, ये हमने एनालाइज़र की ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक है, तो एनालाइज़र की ट्रांसमिशन एक्सिस को हमने कुछ इस तरह से रखा है। तो अब देखिएगा ये वाले वाइब्रेशन पास आउट नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आने वाली है डार्कनेस। तो ये केस आपका रहा। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच में यहाँ पे एक ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल डाल दिया है। ये आपने ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल डाल दिया। अब ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल क्या करेगा, यहाँ पे तो वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस तरह से वाइब्रेट होती बाहर निकलती हुई नज़र आई थी। आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल आपके ये यहाँ से जो रेडिएशंस निकलेंगी उनके जो पोलराइजेशन का एंगल है वो चेंज कर देगा। तो लेट अस कंसीडर कि उसने थोड़ा सा एंगल को चेंज कर दिया है, ये हो गया है। अब एनालाइज़र से पास होने के बाद यहाँ पे आपको डार्कनेस नज़र आने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक इसका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो आप ये देखिएगा ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो है रेडिएशंस मिलने वाली है, तो डार्कनेस नहीं रही। दोबारा से डार्कनेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एनालाइज़र को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से घुमाना पड़ेगा कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस है और जो आपके पास आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, वो आपस में परपेंडिकुलर आ जाए। यानी कि ना तो ये कंपोनेंट निकल पाए एनालाइज़र में से और ना ये निकल पाए, तो आपको डार्कनेस मिल जाएगी। जिस एंगल से आप एनालाइज़र को घुमाएंगे दोबारा डार्कनेस लाने के लिए, वो आपके पास हो जाएगा दैट इज़ ऑप्टिकल रोटेशन। यानी कि इतना ऑप्टिकल रोटेशन देने के बाद आपको दोबारा से डार्कनेस मिल रही है। तो समझ में आ गया होगा आपको मेथड कि जो पोलराइज़र ने जो प्लेन पोलराइज लाइट आपको दी है, उसको जैसे ही आप ऑप्टिकल मटेरियल में से निकालेंगे, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट का जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद ये दोनों एक्सिस जो हैं, जो आपस में पहले एक दूसरे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई ये रेडिएशन को ब्लॉक कर रही थी, अब वो ब्लॉक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब जो है रेडिएशंस का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो गया है, तो आपको आउटपुट में डार्कनेस नहीं मिलेगी। तो डार्कनेस दोबारा लाने के लिए आपको एनालाइज़र को एक एंगल से रोटेट करना पड़ेगा। उस एंगल को आपने क्या नाम दे दिया, ऑप्टिकल रोटेशन कह दिया है। तो इसी को हम यहाँ पे वर्ड्स में समझ सकते हैं कि अपनी क्या कीजिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास करवा दिया है, और ये ऑप्टिक एक्सिस को हम पैरेलल टू द फेस इस वजह से रखते हैं कि वो वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं चाहिए कि जो आपका ऑर्डनरी रे है और जो एक्सटर्नल ऑर्डनरी रे है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए, वहाँ पे हमें एक ही डायरेक्शन के अंदर चाहिए। तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो पोलराइड शीट्स ली। दो पोलराइड शीट्स में एक जो पोलराइज़र की तरह काम करेगी और एक किसकी तरह काम कर देगी, आपकी एनालाइज़र की तरह। उनको क्रॉस करके रख दिया। उनको क्रॉस करके रखने के बाद आपको पता है कि आपको मिल जाएगी कंप्लीटली डार्क सिचुएशन। तो कंप्लीटली डार्क हमें मिल गई। बीच में हमने डाल दिया क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को घुमा देगा। अब आपको वहाँ पे जहाँ पे डार्कनेस मिल रही थी, अब आपको वहाँ पे थोड़ी सी लाइट मिल जाएगी। उस लाइट को दोबारा से कट ऑफ करने के लिए आपको एनालाइज़र को घुमाना पड़ेगा। एनालाइज़र को घुमाने के बाद ये जो एंगल, जिस एंगल से आपने एनालाइज़र को घुमाया है, वो एंगल आपका क्या कहला जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल कहला जाएगा। तो पोलराइजेशन वो जो आपका रोटेशन कर दिया आपने, और इसी को आपने नाम क्या दे दिया है, इसी को आपने ऑप्टिकल रोटेशन नाम दे दिया है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने की ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, उसको कह दिया आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जितना घुमा पा रहा है वो जो है
वो उस सब्सटेंस की जो है ऑप्टिकल एक्ट, वो सब्सटेंस आपका तो कहला गया ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और जिस एंगल से वो घुमा पा रहा है वो उसको नाम दे दिया आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दिस इज़ अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके बाद देखिएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कितनी तरह की होती है। अब आपके पास सॉलिड सब्सटेंस अगर हैं तो उसमें दो एग्जाम्पल हैं आपके, क्वार्ट्स और सिनेबार। और अगर आपने एक्वस सॉल्यूशंस का यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाने के लिए या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को घुमाने के लिए, तो उसके एग्जाम्पल आपके बनते हैं शुगर और टार्टरिक एसिड। तो ये आपके लाइट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को घुमा देते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस को आप दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके, मान लीजिए कि पहले इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही थी, आपने इसको राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर घुमा दिया, तो इसको तो हम कह देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस, या इनको राइट हैंडेड जो है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस भी कह दिया जाता है। लेवो रोटेटरी के अंदर लेट अस कंसीडर कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूँ वाइब्रेट कर रही थी, और जैसे ही क्वार्ट्स में से पास आपने की तो वाइब्रेशन का जो आपका जो एंगल है वो चेंज हो गया, तो अब ये चली गई लेफ़्ट में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम दे देते हैं लेफ़्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस या लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस भी कह दिया जाता है। इसमें एक जो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन में हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना बड़ा या कितनी डायमेंशंस हो, कितनी थिकनेस हो सब्सटेंस की, और थिकनेस के ऊपर जो घुमाव है, जो एंगल है, वो किस इन दोनों का आपस का रिलेशन क्या होगा। और अगर मान लीजिए सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो लिक्विड में भी आपने ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड फिल कर रखा है तो इस लिक्विड की कितनी लेंथ होनी चाहिए और इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, और कितने एंगल से, कितनी लेंथ पे और कितनी कंसंट्रेशन से कितने एंगल से घुमा देगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन आपको ये बताता है कि रोटेशन कितने एंगल से हो रहा है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, जब आप डिफरेंट डायमेंशंस ले रहे हैं सॉलिड क्रिस्टल की, या फिर आपने लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या ली है। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र कर रहे हैं कि आपने अगर थिकनेस ली है स्लैब की 1 मिलीमीटर, तो कितने का आपने एंगल का डिफरेंस ले लिया, तो वो तो हो गया आपका सॉलिड के केस में। और अगर सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो 100 मिलीमीटर लेंथ के अंदर, क्योंकि लिक्विड है आपको किसी ना किसी ट्यूब के अंदर फिल करना पड़ेगा, तो लिक्विड को आपने मान लीजिए 100 मिलीमीटर लेंथ की ट्यूब के अंदर फिल कर दिया, तो उसकी वजह से कितना चेंज आ रहा है आपकी जो है ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर, वो वहाँ पे हम पता लगा देते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा। तो यूजली जो है सॉलिड्स के केस में ज़्यादा रोटेशन दिखाई देता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स। तो ये किस किस बात पर डिपेंड करता है रोटेशन, अगर लिक्विड के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर देखा जाए तो आपने कंसंट्रेशन क्या ली है, यानी कि मान लीजिए शुगर का सॉल्यूशन लिया है, तो शुगर आपने कितना डिज़ोल्व किया है वाटर के अंदर। आप ज़्यादा करेंगे कम करेंगे उससे थीटा एंगल चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर कैसा लिया है, आपने ठंडा लिया है तो थीटा की वैल्यू कुछ और होगी, गर्म लिया है तो कुछ और होगी। आपने शुगर को किस चीज़ के अंदर मिक्स किया है, आपने वाटर के अंदर मिक्स किया है, हॉट वाटर के अंदर किया है, सॉफ्ट वाटर के अंदर किया है, या वाटर के अंदर भी आपने सॉल्ट लिया है, तो ये चीज़ें जो है वो डिपेंड, ये चीज़ें थीटा को चेंज कर देंगी। उसके बाद जो है एंगल ऑफ रोटेशन जो है, यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना सिर्फ सॉल्यूशंस में तो मिल नहीं रहा, वो क्रिस्टल्स में भी मिल रहा है। तो क्रिस्टल की थिकनेस कितनी है इस बात पर डिपेंड करेगा कि थीटा एंगल कितना चला जाएगा। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्रिस्टल की डेंसिटी कितनी है, और अगर सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितनी है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल होता है वो है कि आप लाइट यूज़ कौन सी कर रहे हैं, किस लाइट को घुमा रहे हैं। आप सोडियम लाइट को यूज़ कर रहे हैं या आप हीलियम नियॉन लेज़र की लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, थीटा अलग अलग हो जाएगा। बेशक आप बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रख दीजिए। टेम्परेचर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे इंड्यूस डाल देता है। उसके बाद ये देखिएगा थीटा एंगल किस पे डिपेंड कर गया। थीटा एंगल एक तो आपका जो है एल के ऊपर डिपेंड करेगा अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हैं। अल्फ़ा जो है रोटेशन कांस्टेंट है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे सी इंडिकेट कर रहा है, अब ये जो
सी है यहाँ पे कंसंट्रेशन को दिखा रहा है और एस जो है वो दिखा रहा है स्पेसिफिक रोटेशन को। तो ये एक सॉल्यूशन के केस में हमने कंसिडर कर लिया, सी कंसंट्रेशन है और एस आपका स्पेसिफिक रोटेशन है। तो स्पेसिफिक रोटेशन ही मैक्सिमम टाइम हमसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू निकालिएगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़े तो सी को मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, एल को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तब ये देखिएगा दो फैक्टर्स और भी हैं जो इस फॉर्मूले में यूज़ नहीं किए। एक तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मैं यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर करके चल रही हूँ। और ये भी मानिएगा इंसिडेंट रेडिएशन जो आपने डाले हैं वो भी आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशंस है, रेडिएशंस को आप चेंज नहीं करेंगे। तो टी और लैम्डा अगर आपने कांस्टेंट रखे हैं देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाय एल और इनटू में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेंथ जो है ट्यूब की जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन फिल किया है वो आप डेसीमीटर में लेंगे। तो ये पर्टिकुलर डायमेंशंस को आप यूनिट्स को याद रखेंगे। अगर मीटर में सेंटीमीटर में दे रखा है तो प्लीज़ टेस्ट ट्यूब की या ट्यूब जो आपको गिवन है उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा उसके डायमेंशंस को। कंसंट्रेशन को आप ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और थीटा को आप डिग्री के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि इतनी लेंथ की ट्यूब है, उसके अंदर ये शुगर सॉल्यूशन डला हुआ है, शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है और जब लाइट पास हुई आउटपुट में जो लाइट हमें मिली वो इनपुट और आउटपुट के बीच में ये वाला एंगल जो है वो चेंज हमें मिला। तो आप ये सारी वैल्यूज़ इन यूनिट्स में पुट कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे ऊपर जो है 10 आपका और इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डेसीमीटर था, ये ग्राम था, ये क्यूबिक सेंटीमीटर था। सारी डायमेंशंस को जब आप इकट्ठा करेंगे तो लेंथ को सेंटीमीटर्स में अगर आप ले आए तो यहाँ पे आपका जो 10 है वो आपका अलग से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और हमने पहले ही कह दिया कि जो लैम्डा और टी है वो हमने क्या रख रखे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रख रखे हैं। तो अब यहाँ से आप देखिए कैसे डिफाइन कर पाएंगे दैट इज़ योर स्पेसिफिक रोटेशन को। तो स्पेसिफिक रोटेशन वो एंगल है, एंगल भी किसके अंदर है, डिग्रीज के अंदर। कब, जब आपकी लाइट पास करती है किसके अंदर से, एक सॉल्यूशन के अंदर से जिसकी लेंथ 1 डेसीमीटर हो, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू एस इज इक्वल टू थीटा तो आपका तब होगा ना जब एल इज इक्वल टू आपको 1 रखना पड़ेगा। तो आपकी लेंथ जो है 1 डेसीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो कंसंट्रेशन है सी की वैल्यू भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर आप ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं 1 रख देंगे तो एस जो है स्पेसिफिक रोटेशन उस एंगल के बराबर हो जाएगा, शिफ्ट या फिर रोटेशनल एंगल के इक्वल हो जाएगा जिस सॉल्यूशन में से वो पास हो रहा है। तो आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इसको देखिए किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन फॉर अ गिवन वेवलेंथ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इज डिफाइंड कन्वेंशनली एज अ रोटेशन। अब रोटेशन थीटा जो है वो रोटेशन, ये रोटेशन किसका कर रहे हैं आप, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का कर रहे हैं, उस लाइट का कर रहे हैं जो एंटर कर रही है। उसके बाद लेंथ कितनी रखनी है, डेसीमीटर में रखनी है और उस लेंथ के अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो 1 ग्राम का मटेरियल होना चाहिए। कौन सा मटेरियल होना चाहिए, एक्टिव मटेरियल, जैसे कि आपका शुगर में एक्टिव मटेरियल था। कितने में होना चाहिए, पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए। तो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ योर स्पेसिफिक रोटेशन। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर पोलराइजेशन। उम्मीद है कि आपको पोलराइजेशन जो है उसका बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हैव ए नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।